नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज आवाज अड्डा में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की और खास तौर पे मुंबई की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंबई पर महा आफत, और ये बात इसलिए हो रही कि इस समय देश जूझ रहा है कोरोना की महामारी से और उसका एपिसेंटर, उसका केंद्र आप कह सकते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर भी मुंबई, क्योंकि मुंबई में इस वक्त जो हालात है, ये देश की आर्थिक राजधानी है, ये देश का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और इस शहर पर कोरोना की सबसे बुरी मार पड़ी है। तो आखिर ऐसा क्या है कि मुंबई इतनी बुरी तरीके से कोरोना की चपेट में आया है? क्या ये शहर की आबादी इसके लिए जिम्मेदार है जो इतनी बड़ी है और एक बहुत, अगर हम एरिया वाइज देखें तो कंपैरेटिवली छोटी जगह में रहती है? शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर शासन प्रशासन के तरफ से कुछ कमियां रह गई कि यहाँ पर हम कोरोना को उतना इफेक्टिवली नहीं रोक पाए और आज ये सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है? तो आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा, और इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे साहब, महाराष्ट्र के पूर्व एडीजीपी पीके जैन साहब, जसलोक हॉस्पिटल के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, सीके बिरला हॉस्पिटल की डॉक्टर अरुणा कालरा, वरिष्ठ पत्रकार ओपी तिवारी और न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता विवेक गुप्ता, जो लगातार कवरेज कर रहे हैं मुंबई का और साथ में महाराष्ट्र का भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अरुणा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एज अ डॉक्टर, आपको क्या कारण लगते हैं कि आज देश में जो कोरोना महामारी है, अगर उसमें किसी जगह की हालत सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा चिंताजनक है, तो वो है महाराष्ट्र का शहर मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई? गुड इवनिंग एवरीवन। कोरोना जैसे कि सब जानते ही है कि ड्रॉपलेट से फैलता है, या अब हमें ये भी पता चल गया है कि जो ड्रॉपलेट्स हमारी सरफेसेस पर गिरती हैं उस पर भी काफ़ी देर तक कोरोना वायरस का सर्वाइवल है। जहाँ पर भी ओवर क्राउडिंग होगी, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जो हम कह रहे हैं, अगर वहाँ पर नहीं पूर्ण तरीके से कर पाएंगे लोग, वहाँ पर डेफिनेटली ड्रॉपलेट एक दूसरे के ऊपर जाकर और एक दूसरे को इन्फेक्ट करेंगी। लिटरेसी का बहुत रोल है, अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। हमें लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कि हाँ नहीं ठीक है, हो जाएगा वाला नहीं चलता। इफ वी हैव टू, हमें मानना ही पड़ेगा कि डिस्टेंसिंग करनी है, ओवर क्राउडिंग को बचाना है और बार बार सैनिटाइजर या सोप का यूज करना है। हम लोगों ने जैसे बहुत पहले से ही कंटेनमेंट जोन किए या सील कर दिया जिन एरियाज को, वो शायद ओवरक्राउडिंग की वजह से नहीं हो पाया वहां पर, इसीलिए हम लोगों को इस वक्त वहां पर ज्यादा केसेस देखना पड़ रहा है। और एक जगह पर जहाँ की छोटे बच्चे, बुजुर्ग और लो इम्यूनिटी के और बीमारियों के लोग भी एक साथ हैं, तो वो स्प्रेड बहुत जल्दी कर जाता है। तो यही कारण रही कि अवेयरनेस होना जरूरी था, लिटरेसी और फॉलो जरूर करना चाहिए था उन्हें। ठीक है। तो ये वो मोटे कारण है जो डॉक्टर की नजर से आपने बताया। विवेक गुप्ता, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि आप इस मामले की डे 1 से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने काफी फील्ड पर भी चीजों को देखा है, आपने बहुत सारे लोगों से इस दौरान लगातार आपकी बात होती रहती है, सारे आंकड़े आपके पास हैं। आपकी नजर में क्या कारण है कि मुंबई में हम चाहते हुए भी, बहुत कुछ सोचते समझते देखते हुए भी इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हर दिन ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है? विपिन, देखिए, जो भी एक्सपर्ट हैं और जो भी डॉक्टर्स हैं, हम प्रशासन की बात करें, उनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सबसे बड़ी वजह है कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुंबई में डेंसली पॉपुलेटेड पूरा शहर है। लोग छोटी छोटी जगह पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। जो हमारे साथ जो पैनल में है, और आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, धारावी को एग्जाम्पल लेते हैं। धारावी में 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। 10 बाई 10 के कमरे में 10 से 15 लोग एक परिवार के साथ रहते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वहां पर अगर अप्लाई किया जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 10 बाई 10 के कमरे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो 15 लोग उसको फॉलो कर पाए। यही वजह है कि डेंसली पॉपुलेटेड शहर की वजह से ये जो वायरस है लगातार फैलता जा रहा है। और अब आंकड़ों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा मामले
कोरोना वायरस पॉजिटिव के हैं। सिर्फ मुंबई में 12,000 से ज्यादा मामले सिर्फ मुंबई में पॉजिटिव मामले हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है। डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है ये, जो खासकर जो स्लम्स इलाके हैं वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसको कंट्रोल करना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुंबई में बात करें तो 60% केसेस जो है वो सिर्फ स्लम्स इलाके के हैं। धारावी, वर्ली कोलीवाड़ा, पवई, कुडला, गोवंडी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, या फिर हम इसको लोगों की मजबूरियां कह रहे हैं। जो लोग वहां रहते हैं उनकी मजबूरी भी है कि छोटे से घर में आखिर कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे। यही वजह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी स्लम्स इलाके में ताकि ये जो वायरस ना फैले। उन्होंने डोर टू डोर टेस्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने वहां पर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो पूरा लगाया कि लोग घर से बाहर ना निकले। SRPF लगा दी, ड्रोन कैमरे यूज कर लिए। ड्रोन कैमरे से बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतनी छोटी सी जगह में वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कैसे होगी, उसे फॉलो कैसे किया जा सकेगा। यही वजह है कि जो वायरस है वो लगातार मुंबई को अपनी चपेट में मिलता जा रहा है। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मामले मुंबई में देखे जा रहे हैं। राइट, तो साफ है, आपने कहा कि 60% जो मामले हैं, जो मुंबई के कुल मामलों के 60% है, वो आ रहे हैं स्लम के अंदर से। और मुंबई की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40 से 50% के आसपास का हिस्सा रहता है स्लम्स के अंदर। अकेला धारावी अगर हम बात करें तो वहां की आबादी 20 लाख है, जो कि कई बड़े शहर जो देश के हैं उनकी आबादी के बराबर है। और वो एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमटा हुआ है। जैसा विवेक बता रहे हैं कि एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। OP तिवारी साहब, आपने एक पत्रकार के तौर पर इस शहर को बहुत करीब से देखा और बहुत लंबे वक्त से देखा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब 26 जुलाई को बहुत सारी बारिश एक साथ आ जाती है, बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है, तो पता चलता है कि बहुत कंस्ट्रक्शन के दौरान नालियां चौक हो चुकी हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और शहर की यह हालत हो गई। अब जब पता चल रहा है कि बहुत बड़ा एक डिजास्टर महामारी आ रही है, तो तब आपको एहसास हो रहा है कि नहीं, यहां तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, स्लम्स की हालत बहुत खराब है। मतलब इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर बार किसी न किसी कारण से एक्सपोज होता है, लेकिन सुधरता कभी नहीं है। हाँ विपिन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम मुंबई एक देश में बाकी जगह जो कोरोना फैल रहा है उसके मुकाबले में मुंबई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। मुंबई में तब लोग आते हैं जब बाहर उनको इलाज नहीं मिलता है, तब लोग मुंबई की तरफ भागते हैं। यहाँ सरकारी क्षेत्रों में भी देखा जाए तो JJ हॉस्पिटल है, KEM है, नायर जैसे हॉस्पिटल हैं। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद अगर, अच्छा एक चीज और कि लॉकडाउन भी यहां सेंटर से पहले लागू किया गया है, अगर आपको ध्यान हो तो, और आगे भी प्लान। जी, लगता है OP तिवारी साहब से हम है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम था पर आ रही है। जी जी, तो इसके बावजूद अगर मुंबई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो इसमें जो दो बातें अभी डॉक्टर अरुणा ने कही और विवेक ने भी कही, हमारी डेंसिटी। आपको जिस समय इस तरह का पेंडेमिक का आभास हुआ उसके तुरंत बाद से ही विपिन जी हमारी डेंसिटी को कम करना चाहिए था। इसके अलावा कोई चारा ना पहले था ना अभी है। आप ठीक है, जो लोग बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उनको भेजने में अगर तकलीफ है, ट्रेन नहीं मिल पा रही है, बसें नहीं मिल पा रही हैं, तो कम से कम महाराष्ट्र के अंदर के जो लोग थे, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, यहाँ के लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको डिस्बर्स करना चाहिए। ये जितनी डेंसिटी आप मुंबई की कम कर पाएंगे, आप उतना मुंबई को बचा पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर का इस्तेमाल करिए, रखने के लिए, इलाज के लिए, खिलाने के लिए, और मुंबई की डेंसिटी कम करिए। यही एकमात्र उपाय हमको दिखाई देता है। जी, PK जैन साहब, चूंकि आपने भी काफी वक्त बिताया इस शहर के अंदर, करीब से देखा पुलिस में रहते हुए और उस इंतजामों में देखा जहां पर इस शहर को कई बार मुश्किलें गई, आपको क्या लगता है कि एकमात्र रीजन इसका यही है कि हम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, एक छोटे लैंड एरिया में ज्यादा लोग हैं, और उसमें भी दिक्कत यह है कि यहाँ जितना रिहायशी इलाका है उसका 60% तो अकेला स्लम है और उसमें एक बड़ी आबादी रहती है। क्या स्लम ही इस शहर को सबसे ज्यादा घातक बनाता है, चाहे वो कभी बारिश आ जाए, चाहे फिर इस तरह की महामारी हो?
कि बिल्कुल सही है कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी तो जहाँ पे पहले एक सिंगल स्टोरी की स्ट्रक्चर होती थी, वहाँ पे 2-2, 3-3 मंजिले की स्टोरी की बिल्डिंग बन गई। वही स्लम्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए वो स्लम्स डेवलप भी नहीं हो पाती, बिकॉज उसमें इतने ज़्यादा क्लेम और काउंटर क्लेम हो जाते हैं कि जब भी उसको डेवलपमेंट की बात की जाती है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो उसको स्टॉल कर देता है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, एयरपोर्ट के आसपास की झोपड़पट्टी आपने देखा होगा, विमान जो है वो सिर्फ झोपड़पट्टी से कुछ मीटर दूरी पे लैंड करता है। इसी तरह से कांदिवली में आप जगह जगह पे देखिए, वर्ली कोलीवाड़ा जो था वो अफेक्ट हुआ, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, धीरे धीरे अब वो कंटेनमेंट जोन से बाहर आ रहा है। लेकिन धारावी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पहले किसी जमाने में बहुत ज्यादा गंदा हुआ करता था, जब वहां पे टैनरीज, चमड़ा प्रोसेस करने की यूनिट्स हुआ करती थी, तो सारा उसका जो कचरा था वो आसपास के स्वैम्प में डाल दिया जाता था। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उनको जो बेसिक एहतियात बरतनी चाहिए, जैसे मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, वो चीजें आज भी नहीं हो पा रही। और उसका एक कारण ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप एक कहीं पे छूट देते हैं किराना लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, मेडिसिन लाने के लिए, तो एक एक घर से भी अगर एक एक आदमी निकलता है तो 4-5 हजार लोगों की भीड़ जो है वो रोड के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अब उस भीड़ को आप भीड़ बोलिए या उस भीड़ को 4,000-5,000 घरों की जरूरत बोलिए, अब वो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं मुंबई में। इसलिए कोरोना का जो फैलाव है वो इस एरिया में कंटेन नहीं हो पा रहा। अब उसका तरीका, जैसे अभी त्रिपाठी साहब ने बताया, अब ये चीजें जो थी पहले होनी चाहिए थी, लॉकडाउन से पहले 2-3-4 दिन का समय दे दिया जाता, लोगों को पहले जाने की फुर्सत दे दी जाती, वो स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर जहां भी उनको जाना था उनकी व्यवस्था कर दी जाती, तो शायद अच्छा रहता। लेकिन आज के समय में अब ये खतरा दूसरा ये हो गया कि कौन आदमी कोरोना लेके दूसरे गांव में पहुंच जाएगा, अब उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित होने लगा प्रशासन का। अब जो लोग जा रहे हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, उनको पुलिस स्टेशन से एनओसी चाहिए, उनको डीसीपी का पास चाहिए। इतनी सारी जो कंडीशंस हैं वो लगा दी गई हैं कि लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लोग पैदल जा रहे हैं, किसी तरह से परेशानी में जी रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं। अभी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपने तौर पे काफी व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। कहीं पे एमएमआरडीए ग्राउंड में 1000 बेड का हॉस्पिटल, कहीं जो हमारा रेस कोर्स है वहां पे जितने क्लब्स हैं उनको टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह से काफी जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, लेकिन वो रिसोर्सेज काफी नहीं है, क्योंकि जहां पे 1000 बेड हैं वहां पे कम से कम 200-300 टॉयलेट भी होने चाहिए। तो व्यवस्था जो है वो उसको बनाने में समय लगेगा। और ये अभी ऐसा लग ही रहा है कि जब भी लॉकडाउन उठेगा, आज 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, इस महीने के अंत में, तब ये जो है एक बार फिर से स्पाइक आएगा केसेस में, क्योंकि तब लोग एक दूसरे के साथ में मिलना शुरू करेंगे। तो ये दिक्कत जो है वो बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि इसके बारे में प्रशासन को अभी भी जागरूक होना चाहिए कि आने वाले समय में वो लोग किस तरह से लोग जो है वो बिहेव करेंगे, किस तरह से वो दिक्कतों का सामना करेंगे। तो ये सारी चीजें देख के अभी भी प्रशासन को बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है सर। आने वाले समय में जो आपकी जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई की दिक्कत आने वाली है। नहीं, बिल्कुल हम उन सब की बातें करते हैं। अब ये सवाल हमें लेने होंगे, कुछ सवाल मैं महेश तपासे साहब से लूंगा, क्योंकि महेश जी एनसीपी के प्रवक्ता हैं जो इस समय सरकार में भागीदार हैं। महेश जी, क्योंकि आपको शायद थोड़ी जानकारी भी हो, तमाम मीटिंग्स में भी आप शामिल होते रहे, क्या सरकार के अंदर या प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर ये कॉन्फिडेंस है भी कि हम इस सिचुएशन को टेकल कर पाएंगे? क्योंकि देखिए मैं इसीलिए सबसे आखिरी में आपके पास आया कि हम उन कारणों को तो जाने, हम उन चीजों को तो समझें कि आखिर क्यों मुंबई में या महाराष्ट्र में ये लेवल इतना खराब है। तो अगर मुंबई की मेनली बात करें तो क्या आपको कभी कॉन्फिडेंस लगता है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर भी पाएंगे? विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंस है कि कोरोना वायरस को पूरे उसका उच्चाटन पूरे जड़ से मुंबई और महाराष्ट्र में कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लोगों का सहयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लोगों का जो सहयोग चाहिए वो मिलना बहुत ही जरूरी है। और मेरे से पहले जो पैनलिस्ट थे, जयंत साहब थे, तिवारी साहब थे, उन्होंने इसी चीज के ऊपर अपनी उंगली रखी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में थोड़े कहीं कम बढ़ रहे। अभी मुंबई की शहर नहीं, लेकिन तपासे साहब जो मुख्य बात है कि हमने बात की धारावी की, अब अगर एक कमरे में 10 लोग रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की उम्मीद कैसे करेंगे हम? मैं आपको उसी चीज पे आ रहा हूँ। ये मेरी चर्चा का दूसरा पहलू है। मुंबई एक औद्योगिक नगरी है,
इट इज ए इंडस्ट्रियल टाउनशिप। आज से नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के समय से मुंबई एक औद्योगिक नगरी रही है। जिस धारावी का आप बात कर रहे थे, जयंत साहब ने बताया, वहां पे पुराने समय में लेदर का बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था, लेदर टैनिंग का बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था। आज सिर्फ मेरे ख्याल से फिनिश्ड गुड्स का वहां पे मेरे ख्याल से कुछ मार्केट है या वहां पे कुछ होता है। अब ये इंडस्ट्रियल सिटी होने के बावजूद, और सिर्फ मुंबई में नहीं, हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है वहां पे अगर आपने देखा होगा तो वहां पे जितने भी लेबर्स है, माइग्रेंट लेबर है या लोकल लेबर है, बहुत ही खस्ता हालत में वहां पे रहते हैं। एक रूम में कहीं 4 लोग रहे, कहीं 6 लोग रहे, कहीं 8 लोग रहे। ये सिर्फ मुंबई की नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की परिस्थिति यही है। मुंबई में विशेष रूप से ज्यादा है क्योंकि हमारे पास लैंड मास कम है। एक तरफ अरबी महासागर है, वहां पे लोग जा नहीं सकते। और मुंबई देखें, अगर आप देखेंगे तो चर्च गेट से लेके विरार तक पूरी एक लाइन में खिंची हुई है। मुंबई सीएसटी स्टेशन से कल्याण, डुम्बली, अंबरनाथ, बदलापुर तक पूरी एक लाइन में शहर बसा हुआ है। तो उसको जो लैंड मास जो दिल्ली के पास अवेलेबल है, उस प्रकार का लैंड मास मुंबई शहर को अवेलेबल ना होने की वजह से जो सैटेलाइट टाउनशिप्स है वो काफी दूर है। मुझे ठाणे है, तो तापसे साहब, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सुनिए, क्योंकि हम अगर इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में रखेंगे तो ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा कि ये बात तो सर हमें आजादी के बाद से पता है कि मुंबई के पास लैंड मास की कमी है, वो एक लीनियर सिटी है। लेकिन चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मैं आपके ऊपर सीधा कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं इस वक्त, किसी की भी सरकार रही हो, किसी का कोई भी पावर में रहा हो, लेकिन कितने सीरियस प्रयास किए गए कि ये जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इसको थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाए और हटाया जाए एक साथ। धारावी एक दिन में तो खड़ा नहीं हो गया, वो धीरे धीरे बनते बनते आज ये हालत है कि अकेले धारावी की पॉपुलेशन 20 लाख है। हम सरकार में हैं, आपका पूरा इतना ज्यादा प्रकार का हमसे सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सरकार किसी की भी हो, मैं आपको कहा कि मुंबई शहर हिंदुस्तान की इनकम टैक्स में बहुत बड़ा योगदान, ये सिर्फ मुंबई शहर का लगभग 7%, 60% से भी ज्यादा। और ये आज से नहीं है, मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से, कई दशकों से मुंबई एक औद्योगिक नगरी रही है, एक कैपिटलिस्ट सिटी। जितने भी देश के बड़े व्यापारी गण हैं वो ज्यादा करके मुंबई शहर में, जितने भी बैंक हैं उनके सारे हेडक्वार्टर्स मुंबई शहर में। इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। हमारी जो राजनीतिक राजधानी वो तो नई दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी ये मुंबई शहर है। और इसकी वजह से सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे दक्षिण एशिया खंड के लोग ये मुंबई से व्यापार करने में ज्यादा अपने आप को सेफ समझते हैं या ज्यादा प्रायोरिटी उस चीज को देते हैं। इसीलिए शायद जैसे आपने बोला कि डिसेंट्रलाइज करके उसकी डेंसिटी कम करना, ये एक पॉलिटिकल विल के तौर पे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी चाहूंगा कि इसकी डेंसिटी कम हो, लेकिन क्या हम वास्तविकता इस प्रकार से कर पाएंगे? जो अदर सैटेलाइट एरियाज हैं उनके अंदर भी अलग अलग उनका उद्योग व्यापार खड़ा हो ताकि उनके लोगों को वही रोजगार मिले। ये एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल थॉट है, लेकिन मुंबई काम कर रही है, महाराष्ट्र काम कर रहा है। पिछले 30, 35, 40 सालों में अदर स्टेट्स के पास से जिस प्रकार से उनके स्टेट में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, इसलिए उधर का जो नहीं, वो सारी बातें ठीक है सर, ये सारे तर्क ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हो पाऊंगा। मैं ओपी तिवारी साहब के पास जा रहा हूं कि ओपी तिवारी साहब जो एक हद तक मान भी रहे हैं तपासे साहब कि वो पॉलिटिकल विल जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। धीरे धीरे, चाहे वो कोई भी कारण आप गिना लीजिए कि थोड़ा माइग्रेशन होता चला गया, लेकिन जो लोकल शासन है, प्रशासन है, आखिरकार वो जिम्मेदारी तो उसी की होती है ना कि वो शहर किस तरीके से बसने दे। अब जैसा मैंने कहा कि जब जब कोई आपदा आती है तब हम एक्सपोज हो जाते हैं, तब ये शहर एक्सपोज हो जाता है, फिर स्पिरिट की बात होती है, ये होती है, वो होता है। लेकिन अंततः जो इसका डिजाइन है, जो इसका पूरा रहन सहन का तरीका है, वो इसके लिए सबसे बड़ी आफत है। आज नहीं तो कल ये फिर किसी मुसीबत में फंसेगा अगर ऐसे ही चलेगा। जी, यहाँ एक बात की तरफ और ध्यान देना चाहूंगा कि यहाँ इस समय 3 पार्टियों की सरकार है। शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस है। वास्तव में देखा जाए तो आपको याद होगा कि 1992 में जब लातूर में भूकंप आया था तो उस समय शरद पवार जी ने जिस तरह से उस भूकंप के बाद की परिस्थितियों को मैनेज किया, एक नैरेटिव सेट कर दिया था उस घटना ने कि शरद पवार तो डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर हैं। और उसी का नतीजा था कि जब कच्छ में, भुज में भूकंप आया और उस समय अटल जी को जरूरत पड़ी एक ऐसे हैंड की, तो उन्होंने शरद पवार पर भरोसा किया। आज अगर इस पूरी 3 पार्टियों वाली सरकार के
अगर कहा जाए सबसे वरिष्ठ सदस्य, मुख्यमंत्री जरूर उद्धव ठाकरे होंगे, लेकिन सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में अगर आज देखा जाए तो शरद पवार जी हैं। शरद पवार जी का अनुभव है, बहुत 3-3, 4-4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि, और दिखाई नहीं दिया मुझे, ये तपासी बैठे हुए हैं, मेरी शिकायत है इस बात को लेकर के कि पिछले 1.5-2 महीने के अंदर में मुझे इन तीनों पार्टियों के अंदर में जो कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए और जो शरद पवार जी का एक अनुभव यहां पर काम आना चाहिए था, या तो अनुभव का इस्तेमाल किया नहीं गया, या फिर क्या कारण है इसका जवाब तो खैर सरकार में बैठे हुए लोग ही दे पाएंगे, कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल, जो लंबे विल की बात छोड़िए कि हाँ धारावी को जब डिस्बर्स करेंगे। अरे आज 1.5 महीने के अंदर की प्लानिंग तो बताइए, 1.5 महीने के अंदर में ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाया? अगर एक आदमी के पास अनुभव रहा है तो उस अनुभव का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है? नहीं, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है सर, तो मैं इसमें और चर्चा में जोड़ना चाहता हूं। डॉक्टर अरुणा, आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है एज एन डॉक्टर कि जितना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए था, जितना आपको पहले से उन एरिया की पहचान करके वहां पर आप चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते, वहां से इवैक्यूएशन करते, वहां पर पहले ही स्क्रीनिंग शुरू करते, क्योंकि ये हालात किसी से छुपे नहीं थे मुंबई के, क्या तैयारियों में या एक्शन में कमी रह गई या देरी हुई? मुझे लगता है कि ऐसा तो था नहीं कि धारावी से शुरू हुआ था कोविड। तो जब मतलब मैं दिल्ली से हूँ, मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी ओवर क्राउडेड प्लेस होता है, जहाँ पर कि टू और फ्रो मूवमेंट बहुत ज्यादा है, कि वहां से लोग जा रहे हैं बाहर काम के लिए या आ रहे हैं वहां पर अपने घरों में रहने के लिए, हमें पता है कि वहां पे एक डेंस पॉपुलेशन है, वहां बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। उस एरिया को पहले से ही कंटेन कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जब भी पहला इंसान या पहले 10 इंसान या पहले 1000 इंसान बाहर निकले तो उनमें से कोई ना कोई तो एक लेके आएगा ही, और एक भी आना उस एरिया के लिए खतरनाक है। फिर जैसे कि मैंने समझाया कि एजुकेटेड क्लास भी बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है कि ठीक है, मास्क पहनना, नहीं पहनना, हाथ स्टेरलाइज करना या ना करना बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हमारे यहाँ लोग रूल। फिर हम उस पॉपुलेशन में भी सिखाना किसका काम था, फोर्सिबली एनफोर्स करना उस बात को किसका काम था, नहीं किया गया तो वो भी करना चाहिए था। तो जब पहला ही केस नहीं जाता या पहले 10 केसेस गए तो वहीं पर हो जाता, तो मेरे ख्याल से कंटेनमेंट करना और सिखाना, एज अ डॉक्टर मैं कहूंगी कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोविड हो या H1N1 हो, कुछ भी रहेगा तो यहीं पर जाने वाला नहीं। विवेक, इनकी बात से आपके पास लेकर आता हूं, क्योंकि आपसे तो लगातार रोज ही बात होती है, आप रोज रिपोर्ट करते हैं हमें मुंबई के बारे में बुलेटिन के अंदर, और हमने कई बार इस बात की आपसे बातचीत भी की कि मुंबई में कई बार बीच में ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई दिए जब ऐसा लगा कि मानो लॉकडाउन गायब सा हो गया है। कई बार सड़कों पर अचानक भीड़ दिख गई, और ये तो बात हम कर रहे हैं जो बड़ी सड़कें हैं, एक्सप्रेस हाईवेज हैं, शहर के बीचों बीच से गुजरते हैं, लेकिन जो इंटीरियर एरियाज हैं वहां तो कोई पुलिस भी नहीं पहुंच पाई, कोई और शासन प्रशासन की चीज भी नहीं पहुंची, और लोग कई बार खुलेआम घूमते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल सही कहा विपिन आपने। देखिए मुंबई में कुछ ऐसे इलाके अभी भी है जहां पर लॉकडाउन के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर हम देखिए कुछ दिन पहले मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं एक छोटी सी अफवाह की वजह से वहां पे सैकड़ों लोग मौजूद हो गए, यानी कि वहां पे पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला, सरकार को पता नहीं चला, किसी एक छोटी सी अफवाह की वजह से बांद्रा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोग हो गए। उसमें से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे किसी को अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे इलाके की बात करें, कुर्ला, गोवंडी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है। उसका जो रिजल्ट है विपिन वो अब काफी खतरनाक होते जा रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स है, जहां हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा वॉकहार्ट हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल और कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहां पे पूरे के पूरे हॉस्पिटल में 25 से 30 और 50 से ज्यादा लोग मेडिकल फैसिलिटी जो कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस जो दिन रात मेहनत कर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि लोग घर सड़कों से बाहर सड़कों पर ना निकले, जो जरूर काम हो तभी नहीं निकले। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, 531 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव है। ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े, 531
जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उनमें से बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा जो है बड़े ऑफिसर हैं। मुंबई का एक आईपीएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया जो दिन रात ड्यूटी करता था। उसके साथ ही साथ अगर हम मजदूरों की बात करें तो माइग्रेंट्स लेबर्स हैं, वो अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ महाराष्ट्र सरकार के लिए। आखिरकार माइग्रेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है? हम आज की आपको तस्वीर की बात करें, हम खुद वहां पर हाईवे पे मौजूद थे। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ यूपी गोरखपुर जो है यहाँ से तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर है, वो पैदल चलने पे मजबूर हो रहे हैं। अब उस मजदूर में से भगवान न करे कोई अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो वो किसी और से मिलेगा, फिर अपने गांव में जाएगा, उसको कोरोना फैलाएगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है कि लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप जनता के ऊपर या फिर माइग्रेंट्स के ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते कि नहीं तुम इसको फॉलो नहीं करो, इसकी वजह से ये फैल रहा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हर किसी को उठानी पड़ेगी। जितनी जिम्मेदारी हमारी और आपकी आम जनता की, उतनी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की भी है, ताकि वो लोगों को समझाने की कोशिश करे जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 15,000 से ज्यादा मामले, 12,000 से ज्यादा मामले सिर्फ मुंबई में है। और देखिए आर्थर रोड जेल के मैं अगर आपको अपडेट देना चाहूंगा, आर्थर रोड जेल में 103 लोग पॉजिटिव है। सोचिए इतना छोटा सा जेल, उसमें ओवर क्राउडेड जो वहां पे आरोपी हैं, पुलिस वाले हैं, वहां तक ये कोरोना वायरस फैल चुका है। विपिन, ठीक है, तो महेश जी अब क्या कहेंगे आप इस पे? एक सिस्टमैटिक फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। आपका जेल नहीं बचा, पुलिस के लोग एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, माइग्रेंट मजदूरों की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो किस फ्रंट पे चीजों को संभाला जा रहा है और कैसे संभाला जा रहा है, ये एकदम साफ दिख रहा है कि कोई चीज काम नहीं कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो देश का एवरेज है टेस्टिंग का, उससे कहीं गुना ज्यादा एवरेज महाराष्ट्र का है। जो अदर स्टेट्स में जिस हिसाब से टेस्टिंग हुई है उससे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे टेस्टिंग हुई है। और इसी के चलते कारण हमें ये भी पता लगा कि महाराष्ट्र में और विशेष करके मुंबई में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या भी ज्यादा है। अब ये होगी पहली बात। दूसरी बात, जहां माइग्रेंट वर्कर का विषय है तो ये सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं हुआ। तो महेश जी सिर्फ तुलना करके हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते ना कि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हमारे ज्यादा निकल रहे हैं और बाकी जगह कम है। हमें तो सिचुएशन से डील करना है सर। विपिन जी, आपका नेशनल चैनल है, सारी चीज पूरे देश का चीज आप लोगों के सामने रखना जरूरी है, सिर्फ मुंबई की नहीं लेकिन पूरे देश की लोगों चीज बात रखनी जरूरी है। नहीं, तस्वीर वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करें तो हम पहले अपने आप को देखें, बाकी का हिस्सा ठीक है। लेकिन आज शो सिर्फ मुंबई के ऊपर है तो हमें ये देखना है पिन पॉइंटेडली कि हम यहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। ऊपर की टेस्टिंग महाराष्ट्र में हो चुकी है। जो मजदूरों का, जैसे हमारे गुप्ता जी ने बताया कि बांद्रा स्टेशन में कुछ समय पहले कुछ मजदूर जमे और वहां पे उन्होंने थोड़ा हल्ला किया, तो ये तो सूरत में भी हो चुका है। अब जो माइग्रेंट वर्कर है जो कहीं किसी भी स्टेट में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, गुजरात में या कोई भी स्टेट में हो, उसका जो एक वेटिंग पीरियड था, उसका जो सहनशीलता थी वो खत्म हो चुकी है। लोग अपने परिवार से बिछड़ के 45 दिन हो चुके हैं, उनके पास जाने के लिए साधन नहीं है, इसलिए 1000 किलोमीटर पैदल जाते हुए लोग भी दिख रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हर स्टेट के और केंद्र के शासन का एक बहुत बड़ा फेलियर है। आज मैं देख रहा था वहां पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वो कह रहे थे कि 10 दिन के बाद शायद सरफेस ट्रांसपोर्ट मूवमेंट वो शुरू करेंगे, उस चीज का हम स्वागत करते हैं। अब एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से हमको लड़ना है, दूसरी तरफ आर्थिक संकट इतना भयंकर आ चुका है कि लाखों करोड़ केंद्र रिजर्व बैंक ने देने के बावजूद भी बैंकों का एनपीए भी, आपका तो बिजनेस चैनल मुझसे ज्यादा जानकारी आपके पास है, Q1 के अंदर हमारा एनपीए का लॉसेस बहुत बड़े पैमाने पर है। तीसरी बात नहीं सर, वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन देखिए आप मेरी एक बात सुनिए, अभी हम केंद्र की भी बात कर लेंगे। ऐसा नहीं कि केंद्र की चीजों पर हम नहीं बोल रहे और आपकी चीजों पर बोल रहे, लेकिन जो दूरदर्शिता एक पॉलिसी में दिखनी चाहिए, जो सिचुएशन को हैंडल करने के टैक्टिक्स दिखने चाहिए, जो सिचुएशन के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात दिखनी चाहिए, सर उसमें बहुत कमी दिखती है। महाराष्ट्र शासन ने कोरोना के संदर्भ में अपनी भूमिका रखी। देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस करने के पहले लॉकडाउन महाराष्ट्र में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पे आने वाला टूरिज्म है, यहाँ पे आने वाला बिजनेसमैन है, हर देश से यहाँ पे लोग आते हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ पे इन्फेक्शन सबसे ज्यादा निश्चित रूप से पहले हुआ होगा। अब क्योंकि लोकल ट्रेन चल रही थी, वहां पे रेलवे चल रही थी, एयरलाइंस चल रही थी, मेट्रो रेल चल रही थी, जिसके ऊपर महाराष्ट्र शासन का कंट्रोल नहीं, वो शायद खुद से नहीं बंद कर सकते, उसके लिए सेंटर की आवश्यकता है। वो भी बाद में हुआ, लेकिन तब तक जो डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था, शायद हमारे देश के हुकूमत को जनवरी महीने में पता था कि
चाइना में इतना बड़ा संकट वुहान जैसे शहर में आ चुका है, लेकिन क्या हमारी हुकूमत, देश की हुकूमत और राज्यों की हुकूमत, क्या वो दूरदृष्टि नहीं रख सकती थी कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आएगा? हम सब लोग देखिए महेश जी, ऐसी दूरदृष्टि की बात है तो फिर तो इसमें यह था कि जब शराब की दुकानें खोलने की बात कही थी तो आपने खोली क्यों? मुंबई में भी क्यों खोली? आपको अंदाजा नहीं था कि क्या होगा? एक दिन के लिए भी क्यों खोली? तो ये तो ऐसे डिसीजन है जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक कलेक्टिव एफर्ट की। सर ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। मैं जैन साहब, एक मिनट, मैं आपके पास आता हूं जैन साहब, क्योंकि आपको मुंबई में और महाराष्ट्र में प्रशासन का अनुभव है, आपको लगता है कि चीजें वैसी हुई जैसी होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, कोई भी परफेक्ट इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन एक उम्मीद हम करेंगे, एक सिस्टमैटिक चीजों को हम देखना चाहेंगे। क्या वो हमें यहां दिखाई दिया? सर लॉकडाउन के लिए सर महेश जी आ रहा हूं आपके पास। महेश जी आ रहे हैं आपके पास, एक बार सर की बात सुन लेते हैं। महेश जी आ रहे हैं, बिल्कुल। अभी 2-3 सवाल आप ही से लिए, मैं आपके पास आता हूं। जाना चाहिए था जैन साहब, इसमें विपिन जी ऐसा है कि लॉकडाउन के लिए जो प्लानिंग की जानी चाहिए थी उसमें थोड़ा बहुत समय दिया जाना चाहिए था, लोगों को एक मौका मिलना चाहिए था ताकि जिसको जहां जाना है वो वहां जाके आराम से बैठ सके। ये जो आर्थिक दिक्कतें हैं, लोगों की मुसीबतें हैं, वो सारी मुसीबतें काफी हद तक टाली जा सकती थी। यही चीज प्लानिंग करके लोगों को भेज दिया जाता। उस समय पे कोरोना का संक्रमण बहुत कम था, तो कहीं कम, आज से कहीं कम खतरा रहता जहां पे वो जा रहे थे वहां पे फैलाने का। अभी नंबर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, अभी ये नहीं पता कि कितने लोग संक्रमित हैं, इसलिए वो खतरा कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। तो वहां पे कहीं ना कहीं प्लानिंग में थोड़ी बहुत कमी हुई। ये चीजें जो हमारे को जनवरी महीने से पता चल गई थी, चाइना से पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू हो गया था, हमारे यहाँ लॉकडाउन किया, उसका फायदा हुआ, लेकिन वही ग्राफ अभी बढ़ने लगा है। और जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, ये ग्राफ फिर से स्पाइक होगा एक बार। इसके बारे में किसी को भी कोई मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। तैयारी सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी हद तक ठीक रहा। वहां पे जो आयोजन किया गया, जो भी व्यवस्था की गई, वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन हैंडलिंग में शुरू से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही। उसके बाद में जो अभी जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनको भी अगर प्लान करके किया जाए, लोगों की मूवमेंट कैसे होगी। अब आपने एकदम खोल दिया, जो मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, उनके लिए, टूरिस्ट के लिए जो खोला है, लेकिन उसके बाद में उनके लिए व्यवस्था, वो लोग जाएंगे कैसे, उस व्यवस्था की कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा। कम से कम प्लानिंग करके आप उसका आयोजन करके, सबके पास में स्मार्टफोन्स हैं लोगों के पास, वो उसको डिजिटाइज करके किया जा सकता था। कोशिश हो रही है, लेकिन वो एक कंसर्टेड ऑफिट जिसको बोलते हैं कोशिश, वैसी कोशिश नहीं है। इसलिए लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 16 लोग मर गए आपके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो ट्रेन की पटड़ी से जा रहे थे, अब 16 लोगों की डेथ हो गई। मतलब लोगों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर जो है वो पैदल चल के जाना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जी ठीक है, चलिए। तो यहां पर बहुत सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें कितना कोऑर्डिनेशन है, उसमें कितनी दूरदर्शिता है, हम ये नहीं मानते कि सारी चीजें बिल्कुल पिन पॉइंटेड परफेक्ट होगी, लेकिन कम से कम उसमें यह नजर आना चाहिए कि एक हद तक की प्लानिंग है और एक हद तक का कंट्रोल है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। मुंबई के बारे में बातचीत जारी रहेगी कि आखिर बहुत बड़ी मुसीबत में तो ये शहर पड़ गया है, लेकिन अब हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? क्या यहां से मुंबई को आगे और खराब तस्वीर देखनी पड़ेगी, या कुछ किया जा सकता है कि मुंबई में हालात सुधरे? हम पहले ही जानते हैं कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, शहर की आबादी कैसी है, और इस पर कितना बोझ है। क्या इन सबके बीच में भी हम कुछ कर पाएंगे? ये चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आवाज अड्डा में आज पूरा फोकस है देश के उस शहर पर जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। वो है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, देश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के लिहाज से भी। और क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि मुंबई पर कोरोना इतनी बुरी तरीके से टूटा है? यहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत है, उसी पर बातचीत हो रही है। कार्यक्रम के पहले हिस्से में हमने डिस्कस किया कि आखिर क्या कारण है कि मुंबई को इस त्रासदी से, इस दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, और अब हम कोशिश करेंगे ये कुछ थोड़े से सॉल्यूशंस ढूंढने की कि आखिर ऐसा क्या हो कि मुंबई इस मुसीबत से बाहर निकले। तो एक बार मैं फिर डॉक्टर अरुणा का रुख करूंगा। अरुणा जी, किस तरीके से, क्योंकि देखिए समस्या हमारे सामने है, अब जो पास्ट है वो तो गया, क्या किया था वो भी गया, क्यों है वो भी गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं
ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिलहाल तो ट्रेनें बंद हैं, लेकिन जब वो खुलेंगी तब फिर से एक बहुत बड़ा संकट आएगा अगर खुलती हैं तो। और उसके अलावा ऑलरेडी जिन स्लम्स की हम बात कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी, एक बड़ी संख्या उनमें परमानेंटली रहती है। ऐसे में क्या हो सकते हैं वो तरीके, क्या वो चीजें हो सकती हैं जहां मुंबई को आप सेव करने के लिए कम से कम कुछ अच्छी कोशिशें तो करें? ओके, तो जहां पर भी ओवरक्राउडिंग है या इतने सारे लोग हैं और जहां पॉजिटिव भी हो रहे हैं या हो चुके हैं लोग, सबसे पहली बात यह है, जहां पॉजिटिव हुआ जो सरकार कर ही रही है, उनको वहीं पर होम क्वारंटाइन कर दिया जाए कि वो आगे ना फैले। 80 से 90% लोग एसिम्टोमेटिक हैं, जो कि खुद चाहे उनको तकलीफ नहीं होगी, दूसरों को एज अ कैरियर फैला सकते हैं। तीसरी बात ये कि चाहे ये कोविड हो या H1N1 था या इबोला था, एक बार वायरस आ जाता है एनवायरनमेंट में तो वो वहीं अब रहेगा, उसके साथ जीना है। और हमें ये देखना है कि प्रिवेंशन के लिए क्या करना है। तो मास्क अभी मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल तक पहनना है, स्टेरिलाइजर यूज करना है या फिर ग्लव्स यूज करने हैं। तो ये एक हमें अपनी हैबिट में डालना है कि ये तो मास्क पहनकर ही जाना है। तो इस वक्त यही कर सकते हैं, जो क्राउडेड प्लेसेस में पॉजिटिव हो गए हैं उनको उठा के वहां से किसी और जगह पर क्वारंटाइन करें, क्योंकि फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई माँ है, वहां से निकालना मुश्किल है। घर में क्वारंटाइन करें और वहीं पर उनको ट्रीट करें। 80% लोगों को कुछ नहीं होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या यंगर एज या ओल्डर एज में होता है, तो उनके लिए ही हमें उनको अलग करना है। मुझे नहीं लगता कि आगे कभी भी खुलेगा, जैसे बहुत लोगों ने कहा जून, जुलाई, अगस्त या कभी भी खुलेगा। जब ट्रेन्स खुलेंगी, जब ऐसे क्राउडेड प्लेसेस खुलेंगे तो ये बढ़ेगा। बढ़ने से बचाने के लिए अगर हमने एक आदत समझा दी, एजुकेट कर दिया लोगों को, तो हम वहां पर उसको कंटेन कर पाएंगे। जैसे कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसी की तरह इसको भी हम ट्रीट करने के लिए सक्षम होंगे तब तक। तो मुझे इतना घबराने वाली बात मुझे नहीं लगती है। हमें अगर कोविड के साथ अब जीना सीखना है तो हमें उसकी प्रिकॉशंस, उसके प्रिवेंशंस को फॉलो करना कंपलसरी है, और ये सबको सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ये तो एक बात हो गई, लेकिन मैं एक बार फिर महेश जी के पास जाता हूं। महेश जी, यही खबर है, इस समय चल भी रही है, बातचीत हो रही है कि इकबाल चहल अब बीएमसी के नए कमिश्नर होंगे, प्रवीण परदेसी की जगह लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा हैं, अगर आप आंसर करना चाहें इस सवाल का कि बीच में ये परिवर्तन क्यों, बीच में ये क्यों? क्योंकि देखिए, एक ऐसे समय में जहां पर चीजें जा रही हैं, वहां पर एक आदमी को हटाना, वो भी कमिश्नर जैसी पोस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएमसी कमिश्नर की पोस्ट, और एक नए आदमी को लाना, क्या आप बता पाएंगे ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, जो न्यूज आई मैंने अभी बस चैनल पे ही देखी, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। लेकिन जो भी वजह होगी, मुंबई को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से या महाराष्ट्र को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री या पूरी कैबिनेट ने निर्णय लिया होगा। अब प्रवीण परदेशी की जगह पे चहल आ गए या कोई और आ गया, तो उससे कोई बहुत ज्यादा कोई उसके अंदर कोई बारीक कोई चीज लूप होल ढूंढने उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे सिंपल सवाल पूछा कि अगर आपके नॉलेज में है तो बताएं। मैंने कोई जानकारी नहीं, बस अभी चैनल पे जो देखा है बस उतनी ही बात। ठीक है, तो मैं एक बार तिवारी साहब के पास जाता हूं, क्योंकि काफी उन्होंने कवरेज किया इन सब चीजों का, काफी प्रशासनिक अधिकारियों को जानते हैं। तो ओपी तिवारी साहब, प्रवीण परदेसी साहब थे जिनके लिए बातें हो रही थी, जिनके लिए काम की तारीफ भी हमने सुनी थी पहले, चाहे वो मुंबई में नई बसेस की बात हो या शुरुआत में भी जब कोरोना के साथ लड़ाई थी तो इफेक्टिवनेस कर अलग बात है, ये प्रशासनिक है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको कोई आइडिया हो किस तरीके के अधिकारी थे प्रवीण परदेसी, और अब जो नए आए हैं इकबाल चहल साहब, उनको अगर आप जानते हो, क्योंकि बीएमसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये दूसरी घटना मैं अभी इसी कोरोना पीरियड में सुन रहा हूं, जब एक की पोस्ट से किसी को हटाया गया हो। इससे पहले भी 20-25 दिन पहले पुणे भी रेड जोन में आता है। पुणे के ससून हॉस्पिटल के डीन को वहां से अचानक हटा दिया गया था, जबकि वो भी ससून हॉस्पिटल भी पूरी तरह से केंद्र में था, और
उनको हटाने के विरोध में वहां के डॉक्टरों ने आंदोलन भी किया था। प्रवीण परदेसी की बात लीजिए, प्रवीण परदेसी को भी कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, क्योंकि 1-1.5-2 महीने के अंदर में ऑब्जर्व करके ही इस पोस्ट पर किसी को अगर चेंज किया जा रहा है तो चेंज किया जा रहा है। लेकिन प्रवीण परदेसी में मैं फिर से जोड़ूंगा 1992 में लातूर में जब भूकंप आया था तो प्रवीण परदेसी को ही वहां उस समय कलेक्टर हुआ करते थे। ये क्या कारण है इनको अचानक हटाने का? और 1-1.5 महीने के अंदर में मुंबई में स्थितियां बिगड़ी ही हैं, कोई सुधरी नहीं है। अभी डॉक्टर अरुणा बता रही थी कि जो स्टेप्स पहले लिए जाने चाहिए थे वो स्टेप्स नहीं लिए गए, ये अब लिए जा रहे हैं जाकर के, और अभी भी पूरी तरह लिए नहीं जा पा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले शराब की दुकानें खोली गई और आपने देखा क्या हालत हुआ है। टेस्टिंग को लेकर के मुंबई, महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे अव्वल है, लेकिन उसमें भी यहाँ से आईसीएमआर के पास में रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि जिन टेस्टिंग के लिए, रैपिड टेस्टिंग के लिए या वो जो पूल टेस्टिंग के लिए, और उसकी परमिशन मिलने में हमको 15 दिन लग जाते हैं, और अभी भी मिलने के बाद उसका क्या उपयोग हो रहा है अभी पता नहीं है। तो ये किसी अधिकारी का या किसी डॉक्टर का पीक पीरियड में शिफ्ट किया जाना, ये कहीं ना कहीं तो आपकी खामियों की तरफ संकेत करता है कि कुछ तो खामियां रही होंगी जिनको 1.5 महीने मुंबई ने झेला है। बिल्कुल, और ये बात शायद जैन साहब और बेहतर तरीके से हमें बता पाएं कि जैन साहब किसी चीज के पीक में, किसी चीज के बीच में अगर कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है तो उसके मायने क्या लगाए जाए? क्या ये माना जाए कि अब तक का काम ठीक नहीं हो रहा था इसलिए उन्हें हटा दिया गया और अब एक नए आदमी से उम्मीद की जाएगी कि वो चीजों को बेहतर करें? ये सही बात है कि इस क्राइसिस में अगर किसी सीनियर अधिकारी को, और खासतौर पे बीएमसी के कमिश्नर जैसी पोस्ट के अधिकारी को हटाया जाता है या बदला जाता है, तो उसका मतलब यही है कि सरकार उनके काम से संतुष्ट नहीं है। हॉस्पिटल में कल जैसे एक घटना हुई या स्लम्स में जैसे ये बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे कंटेन करने में कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिली, या जो दूसरे काम जो सरकार करना चाह रही है, जो फैसिलिटीज़ क्रिएट करना चाह रही है, जो चीज़ फैसिलिटेट करना चाह रही है, वो उसमें अगर वो स्पीड नहीं मिलती तो सरकार को लगता है कि वहाँ पे और ज़्यादा किसी कर्तव्यकार अधिकारी को लाया जाए जो इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो। प्रवीण परदेसी एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं उनके बारे में पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन शायद सरकार को ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति को अपना के काम करवा सके अपने जूनियर ऑफिसर से। ये बहुत ज़रूरी है अभी बीएमसी के अधिकारियों के लिए कि वो वार्ड में जाएं, इम्प्लीमेंट करें जो भी उनकी पॉलिसीज हैं सरकार की या बीएमसी की। पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, वो थानों में जाके लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि 56-57 साल के ऊपर के अधिकारी जो हैं, क्योंकि 3 मौतें हो गई, उसके बाद में वो ड्यूटी पे नहीं आएंगे, घर पे आराम करेंगे। जो तरुण अधिकारी हैं वो ज्यादा काम करेंगे। तो ऐसे समय पे जो विजिबिलिटी है अधिकारी की और उसकी जो काम करने की क्षमता है, लोगों से काम लेने की क्षमता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक लीडर को जो है लीडर बन के ही काम करना पड़ता है। अब ये जो किट्स खरीदने का काम है, थर्मामीटर खरीदने का काम है, जो बीएमसी को जो फैसिलिटीज लोगों को तक पहुंचाई जानी चाहिए, वो सब प्रोवाइड करने का काम है, वो सारा काम जो है वॉर्स फुटिंग पे होना चाहिए। और वो काम करने के लिए शायद सरकार को लगा कि किसी ज्यादा और ऐसे एफिशिएंट और रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी को वहां पे बिठाना चाहिए, इसलिए शायद उन्होंने चहल साहब की नियुक्ति वहां पे की है। जी, तो महेश जी ये बताएं हमें कि चलिए ये तो एक परिवर्तन हुआ, अब इसके आगे पीछे के कारण में हम और ज्यादा नहीं जाते। जो हमारे बाकी प्रवक्ताओं ने कहा कि ये एक इशारा तो है कि शायद चीजें ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए ये परिवर्तन किया गया है 20 समय में। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहें कि अब आगे को लेकर क्या तैयारी है सरकार की, क्या एक्शन प्लान है? क्या इसी तरीके से सिर्फ आप हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अपनाएंगे कि एक आदमी से नहीं हुआ दूसरे को देते हैं, या कोई ठोस प्लानिंग है? किस तरीके से वॉर रूम में चर्चा होती है, कितनी मीटिंग्स दिन में होती हैं और उसमें कितनी चीजों में सहमति? देखिए, क्योंकि आप 3 लोगों की सरकार है, 3 अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं कि थोड़े मतभेद होते होंगे, लेकिन क्या वो कोरोना के जो राहत कार्य हैं उनमें दिक्कत डालते हैं? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र की सरकार के सामने कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत राजनीति ना करते हुए सारे पक्ष और विपक्ष ये सारे मिलके एक साथ मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बाकी जो वरिष्ठ नेताओं की बात हुई, तो महाराष्ट्र में रोज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जो कैबिनेट के मंत्री या मुख्यमंत्री जी हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
और म्युनिसिपल कमिश्नर से रोज बात कर रहे हैं। अब जहां पे विपक्ष की आवश्यकता है, वहां पे कल सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने 18 दल के नेता वहां पे आए थे और सभी ने एक सुर के अंदर महाराष्ट्र की सरकार का साथ देने का, उनके साथ में कदम से कदम चला के इस महामारी को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग देने का वायदा भी किया। तो महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत राजनीति इस समय नहीं हो रही। हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, वो है कोरोना, कोरोना और कोरोना। अब इसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जरूर महाराष्ट्र में टेस्टिंग हमने बहुत ज्यादा उसको स्केल अप करके रखा है। पीपी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब डेंसिटी और सोशल डिस्टेंसिंग जिस प्रकार से नहीं हो पा रही, जैसे मैडम ने कहा, वो सही बात है। जो जिनके घर छोटे हैं या जो वर्कर क्लास है, उनके माध्यम से शायद वो नहीं हो पा रही। जिनको कॉमन टॉयलेट्स में जाना पड़ रहा है, स्लम्स में रह रहे, तो वहां पे जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ आ सकती है। लेकिन अगर कोई कहीं तकलीफ आई तो वहां पे उन लोगों की ट्रीटमेंट के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। जैसे इस प्रकार के महामारी के अंदर इम्यूनिटी और एज, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, जैसे मैडम ने बताया। और इसीलिए हाई इम्यूनिटी के लोगों को शायद रिस्क नहीं होगा, लेकिन लो इम्यूनिटी, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग लोग हो, अबाउट 55 अबाउट 60 के हो, तो उनकी इम्यूनिटी शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वो ना हो, इसके लिए जो जो करना चाहिए वो करने की पूरी कोशिश की। अभी और एक सर्कुलर आया कि बीएमसी ने 75% उनके सभी अधिकारियों को ऑफिस में आने का सूचना दे दी। जो पहले 25% था, अब वो 75% हो गया। अभी थोड़ी देर पहले इस प्रकार की सूचना भी आई है। जी, तो महेश जी मुझे ये बताइए कि अब जैसा हम धीरे धीरे थोड़ी, हालांकि मुंबई तो पूरा ही रेड जोन में है, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ कुछ चीजें मूवमेंट होने लगी हैं और वो जरूरी भी हैं। आपने कहा कि अब बीएमसी के अधिकारी भी अब ज्यादा आएंगे, तो काम के लिए लोग तो आपको चाहिएंगे। लेकिन फर्ज कीजिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्लम्स की, सबसे ज्यादा दिक्कत वहां है, तो क्या स्लम्स के लिए कोई अलग एक्शन प्लान है? स्लम के लिए कोई अलग टीम है? क्या कोई एक कैलकुलेशन है कि जब थोड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी, मुंबई की करीब करीब 1,35,00,000 की जनसंख्या, अगर हम एक बहुत रफ हिसाब भी लगा लें कि 1% आबादी या आधी % आबादी भी अगर उससे प्रभावित होती है तो करीब 7 लाख लोग हो जाते हैं। क्या 7 लाख लोगों के लिए हॉस्पिटल्स का, बेड का, इन सब का इंतजाम है? क्या ये सारे कैलकुलेशन ऑन द टेबल्स हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना और उससे भी ज्यादा प्रयत्न महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। अब जो वेस्टर्न स्टेट्स है, वेस्टर्न कंट्रीज है, जो हम उनको इतना सिविलाइज, इतना डेवलप मानते हैं, वहां पे भी लोग इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाए। अमेरिका जैसे देश में भी लोग सड़क पे आके बोल रहे हैं कि हमको लॉकडाउन से मुक्त कीजिए। महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे हालात है। लोग जरूर थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन फिर भी शासन से अभी भी संतुष्ट है। शासन का जो आदेश है वो पूर्ण रूप से महाराष्ट्र और देश के लोग मान रहे हैं, और इसी में देश के और लोगों की पूरी तरह से भलाई है। मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के नम्रता से विनती करूंगा पूरे देश के वासियों को कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या लॉकडाउन हो या जो भी सूचनाएं केंद्र के माध्यम से अपने अपने राज्य सरकार के माध्यम से जनता तक दी जा रही है, उनका प्लीज पालन करें। लॉकडाउन ये उठने ही वाला है, आज नहीं उठेगा कल उठेगा, लेकिन उसके बाद जो हमारी जिंदगी वो पहले जैसे नहीं रहेगी। लॉकडाउन के पहले या मार्च के लास्ट वीक के पहले जैसे हमारी लाइफस्टाइल थी, वो 17 मई के बाद उस प्रकार की लाइफस्टाइल नहीं रहेगी। हर चीज में बदलाव आएगा। हमारे काम पे जाने वाले सिस्टम पे बदलाव आएगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव आएगा, हमारा सोशल गैदरिंग्स में बदलाव आने वाला है। तो उस नए चीज को एम्ब्रेस करने के लिए, उसके अंदर अपने आप को ढालने के लिए हमें कोशिश ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं अंतिम चरण में पहुंचा हूं, ओपी तिवारी साहब, इस समय आपकी क्या उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से कि वो किस तरह की, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उनकी तरफ से जो प्रॉम्प्ट एक्शन है वहां क्या कमी है, वहां क्या होना चाहिए? विपिन जी, मैंने जिस बात से शुरू किया था, मुंबई की डेंसिटी, मैं फिर से उसी बात पर चलते चलते आना चाहूंगा। और उसमें आपके ही चैनल पर जब 1 हफ्ते पहले चर्चा हमने शुरू की थी, 1 हफ्ते पहले जी, उस समय नोटिफिकेशन आया था केंद्र सरकार का कि अब एक राज्य से प्रवासियों को बाहर भेजा जा सकता है। तब से पूरे 1 हफ्ते बीत चुके हैं और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और केंद्र में ये कोऑर्डिनेशन अभी भी नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश और बिहार दूसरे राज्यों से, यानी पंजाब से, दिल्ली से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से ट्रेनें रिसीव कर रहे हैं प्रवासियों से भरी हुई, और महाराष्ट्र से और खासतौर से मुंबई से, मुंबई जो कि गढ़ है, जिसको डिस्बर्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है,
यहाँ से ट्रेनें 1 हफ्ते हो गया आज भी नहीं चल पा रही हैं। यहाँ ये लोग 15% और 85% के झगड़े में फंसे हुए हैं। इन लोगों को जल्दी बाहर निकालिए। जितनी ट्रेनें बाहर जाएंगी, एक खोली में 10 रह रहे हैं, 5 बचेंगे। जितनी डेंसिटी कम होगी उतने मरने वाले कम होंगे, उतने लोगों को जांच आपको आगे चलकर कम करनी पड़ेगी, उतने बेड की व्यवस्था कम करनी पड़ेगी आपको। इस पर हमें लगता है कि तीनों पार्टियों को मिलकर के बैठना चाहिए और कोऑर्डिनेट करना चाहिए, केंद्र के साथ और उत्तर प्रदेश बिहार के साथ। जी जैन साहब, आपके क्या सुझाव रहेंगे यहाँ पे, या क्या आपको लगता है कि अब होना चाहिए, क्योंकि हम मुंबई को लेकर एक बड़े संकट की तरफ हैं? देखिए, एक तो जो आपकी जो ग्लव्स की, मास्क की, सैनिटाइजर्स की, इनकी जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में उपलब्ध होने चाहिए, लोगों के पास में पहुंचाने चाहिए, उनको फ्री भी बांटने पड़े तो भी देने चाहिए। हम हज़ारों करोड़ रुपए लोगों के कर्जा माफ़ करने में और एनपीएस में वेस्ट कर देते हैं। ये समय है कि इस तरह का पैसा जो है उन कामों में खर्च किया जाए। लोगों को, जैसा तिवारी साहब ने बोला, मैं इनसे सहमत हूँ कि लोगों को बाहर जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। चाहिए तो एक स्टेशन के आसपास में 2-4 टीम बिठा दें डॉक्टर्स की, ताकि जिसको इन्होंने लगता है कि संक्रमित है, जिसको बाहर नहीं भेजना चाहिए, उसको वहीं पे टेस्ट करके उसको गाड़ी में बैठने की सुविधा मिले। तो ये जो चीज़ें हैं डीकंजेस्ट करने की, ये अभी भी की जा सकती हैं और करी जानी चाहिए, क्योंकि इस शहर में ये लोग अगर बाई चांस संक्रमित लोग भी बाहर डिस्पर्स हो गए तो हर जगह पे जहां जहां जाएंगे वहां पे थोड़ी बहुत व्यवस्था है जिसके ऊपर आज उतना ज़्यादा भार नहीं है जितना मुंबई में है। इसलिए मुंबई से लोगों को बाहर भेजने की जो प्रक्रिया है उसको सुलभ करना चाहिए। ट्रेन और बसेस डेडिकेटेड डेस्टिनेशंस के लिए चलाई जानी चाहिए, जहां जिनसे लोग जा सकें। आज भी सैकड़ों हजारों लोग पैदल चल के अपने अपने माध्यम से जा रहे हैं, उनको सबको वो सुविधा मिलेगी और ये जो लोगों की परेशानी है वो कम होगी। और बाकी तो यहाँ पे ये है कि अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की, लेकिन हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, उनके पास में प्रोविजंस की कमी है, वो कमी भरनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को ढंग से ट्रीटमेंट मिल सके। जी यही चीजें हैं जो प्रशासन की तरफ से हो सकती हैं, जिससे लोगों पर रिलीफ वैसे भी मिलेगा। मुंबई हम सबका अजीज शहर है और कहा जाता है मुंबई की स्पिरिट के बारे में कि जब भी कोई विपदा आती है तो अपनी स्पिरिट से जूझता है। हालांकि सिर्फ स्पिरिट भी काम नहीं करती, उसमें बहुत सारी चीजें और चाहिए। लेकिन 2 हिस्से हैं इसके, एक तरफ लोग हैं, आम जनता है, बिल्कुल और ज्यादा ख्याल रखें सोशल डिस्टेंसिंग का, और ज्यादा ख्याल रखें हैंड हाइजीन से लेकर तमाम कफ एटिकेट से इन सारी चीजों का। और लेकिन बहुत सारी इश्यूज हैं जिनके लिए सरकार की तरफ ही देखना पड़ेगा, चाहे वो शहर के स्लम वाले इलाके हों जहां पर ना हेल्थ हाइजीन है और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है। वहां के लिए तो कुछ अलग पॉलिसीज चाहिएंगी, कुछ अलग चीजें करनी होंगी। कुछ सुझाव यहां पर भी आए हैं और हमारी उम्मीद पूरी रहेगी और ये एक निवेदन भी रहेगा, एक दबाव भी रहेगा, दोनों तरह की चीजें हैं कि आप जल्द से जल्द उसे करें, क्योंकि मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, इसको आपको इस संकट से बाहर निकालना ही होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम जल्द होता हुआ देखेंगे और आगे जो चीजें हैं वो राहत भरी हमें सुनाई देगी। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।